हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की परिभाषा क्या है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि नगरीकरण है क्या। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा गहराई से बात करने वाले हैं कि नगरीकरण क्या है, आखिर नगरीकरण कैसे होता है, नगरीकरण के कारण क्या है और नगरीकरण के प्रभाव क्या है। मैंने यहाँ पर सभी टॉपिक्स को लिख दिया है किस किस पर चर्चा करने वाले हैं। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं और गाँव से नगरों की ओर जो प्रवास हो रहे हैं, जो गांव से लोग नगरों में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है और नगरीकरण के प्रभाव क्या है, उसका सकारात्मक प्रभाव और उसका नकारात्मक प्रभाव। तो नगरीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आज इस वीडियो में उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हो सके तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, नगरीकरण को अच्छे से समझना है। तो चलिए कुछ हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ प्रश्न ले लेंगे, जैसे कि कॉमन प्रश्न बनते हैं इस वीडियो से कि मैं हर वीडियो में प्रश्न दे देता हूं कि मतलब कि इस प्रश्न अगर ऐसा आ जाए तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो का भी एक प्रश्न बनता है, ये तीन प्रश्न आपको दिख रहे होंगे कि नगरीकरण की परिभाषा दीजिए, गाँव से नगरों की ओर प्रवास के कारण तथा नगरीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और फिर है कि नगरीकरण के प्रभाव बताइए, नगरीकरण को समझाइए और नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ जनसंख्या में जो देशांतरण हो रहा है, यानी जनसंख्या यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब कि जैसे कि गाँव से लोग शहरों में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न जो है कॉमन ही हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उसका उत्तर आप उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर, चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आता है कि नगरीकरण है क्या। तो देखिए, नगरीकरण एक तरह से इसको अगर आप एक लाइन में परिभाषा देना चाहें, एक लाइन में समझाना चाहें तो, या आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो है कि नगरीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों में जनसंख्या की वृद्धि होती है या नगरों की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब कि जैसे कि नगरों में जनसंख्या की वृद्धि अगर होती है तो उसको भी हम लोग नगरीकरण कहेंगे, और अगर नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको भी हम लोग नगरीकरण कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक नगर है और नगर में जनसंख्या की धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नगरीकरण कहेंगे। और अगर जो नगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एक नगर था भारत में, फिर एक नगर और बन गया, एक शहर और बन गया, ऐसे बनते जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग कहेंगे नगरीकरण। समझ गए। तो एक लाइन में अगर बताना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि नगरों की संख्या में वृद्धि या नगरों में जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, नगर में अगर जनसंख्या की वृद्धि होता है तो भी नगरीकरण, और नगरों की संख्या में वृद्धि होती है, अगर नगर भी बढ़ते जाते हैं तो नगरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसको भी कहेंगे नगरीकरण। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं। तो नगरीकरण के जो परिभाषा कुछ विद्वान लोग दिए हैं, कुछ विद्वानों ने दिया है नगरीकरण की परिभाषा, जो कि अगर एग्जाम्स वगैरह में आते हैं तो वो काफ़ी मतलब कि पूछ देता है उसमें कि प्रमुख विद्वानों द्वारा नगरीकरण की परिभाषा बताइए। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि थॉमसन और लेविस ने परिभाषा दिया है, और फिर ग्रिफिथ टेलर ने भी दिया है, और बर्गेस ने भी परिभाषा इसका बताया है। तो चलिए सब एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, थॉमसन और लेविस ने बताया है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें
किसी देश की संख्या, किसी देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ती दर से नगरों में आकर बसने लगती है। नगरत्व एक ऐसी जीवन यापन विधि है जो नगरों में अपनाई जाती है। मतलब आप इसके कहने का मतलब समझ सकते हैं कि वही सेम है जो मैंने परिभाषा बताया एक लाइन में, कि यह भी कहते हैं कि किसी देश की जनसंख्या में बढ़ती दर से नगरों में, यानी नगरों में जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं नगरीकरण। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। अब ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि गांवों की जनसंख्या का नगरों की ओर स्थानांतरण होना, ठीक है, यानी गांवों की जनसंख्या का नगरों की ओर स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। ठीक है। अब बर्गेस जी कहते हैं, उनके अनुसार यानी बर्गेस के अनुसार, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। यानी बर्गेस ने कहा कि जो है ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन होता है, वो धीरे धीरे नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होते हैं, तो उसे हमें क्या कहना चाहिए? नगरीकरण कहना चाहिए। तो देखिए, जो है विद्वानों का भी मतलब कहना सेम ही है, मतलब सब एक ही बात कहते हैं, मतलब सबका एक ही निकलता है, लेकिन थोड़ा सा है ना, कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था एक लाइन में परिभाषा, तो वही सेम है। इन्होंने कहा कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? नगरीकरण कहेंगे। और थॉमसन और लेविस ने क्या कहा था कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, यानी किसी देश के शहरों में जनसंख्या बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नगरीकरण। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रमुख विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है। तो इस प्रकार जो परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, यानी नगरों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है और यह प्रवाह सामान्यतः छोटी प्रशासनिक इकाई से बड़ी प्रशासनिक इकाई की ओर होता है। जैसे गांवों से कस्बों में, कस्बों से जिला मुख्यालय, मुख्यालय से फिर वहाँ महानगर डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई शहर है और इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे, ये मतलब एकदम गरीब जो है गांव टाइप का था पहले, तो एक गरीब गांव था और क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगा। जनसंख्या बढ़ा, धीरे धीरे विकास होने लगा, विकास हुआ धीरे धीरे। यहाँ पर क्या हुआ, एक नॉर्मल गांव था तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, प्रखंड बना, फिर कुछ प्रशासनिक वहाँ पर और चीज़ें बन गई, जैसे कि अनुमंडल बन गया, फिर जिला बन गया, फिर धीरे धीरे मुख्यालय वगैरह वहाँ बन गया, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, डेवलप होते होते महानगर बन गया। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं नगरीकरण। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं कि गांवों से नगरों की ओर जो प्रवास के कारण हैं, गांव से नगर की ओर जो प्रवास हैं वह क्यों हो रहे हैं, यानी जो लोग गांव से नगर की ओर क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, गांव से नगरों की ओर प्रवास होने के अनेक कारण हैं। जैसे कि कुछ लोग आर्थिक कारण से जाते हैं, कुछ लोग डेवलप होने के लिए जाते हैं, कुछ की माइंडसेट ही ऐसा होता है कि हमें शहरों में ही रहना है तो शहर में ही रहना है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो चलिए एक एक कारण की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि आर्थिक कारण। ये तो मुख्य कारण हम लोग समझ सकते हैं कि यह मुख्य कारण है, आर्थिक कारण। जिसमें भी आर्थिक कारण में आता है पहला कि कृषि जोतों का अनार्थिक होना। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अपखंडन और विखंडन के कारण कृषि जोतों
जो है कृषि जोतें हैं वो अनार्थिक होती जाती हैं। अतः रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे हैं। मतलब जैसे कि गांव में, किसी गांव में क्या है कि लोग 10 लोग खेती करते हैं, ठीक है, और वहाँ क्या हुआ कि कुछ समय बाद वहाँ पर 50 की जनसंख्या हो गई। तो 50 की जनसंख्या जो हुई तो उसमें ज़मीन कम पड़ गए, है ना। ज़मीन तो नहीं बढ़ेगा ना, जनसंख्या बढ़ सकता है लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ सकता है। तो ज़मीन उतना ही है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग बांटते गए अपने अपना खेती करने के लिए। छोटा छोटा बना दिया उसको, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। तो छोटे छोटे जो टुकड़ों में बांटे तो क्या हुआ कि मौसम वगैरह तो हर साल अच्छा नहीं होता, तो खेती भी अच्छा नहीं होता। तो उतने 50 लोग लग गए खेती करने में, खेती अच्छा नहीं हुआ, फसल अच्छा नहीं हुआ, तो उससे कुछ जो है इनकम वगैरह भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि सबसे जो है हालत को समझ करके लोग क्या हुए कि शहरों की ओर धीरे धीरे जाने लगे। अब शहरों की क्यों जाने लगे, तो वहाँ पर उद्योगों में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब चलिए दूसरा कारण की ओर देख लेते हैं। दूसरा कारण है कि कृषि में यंत्रीकरण। तो कृषि में तेजी से बढ़ते यंत्रीकरण के फलस्वरूप कृषि में काम करने वाले लोगों का अनुपात घटता जा रहा है। इस प्रकार कृषि यंत्रीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या की आवश्यकता रह गई है। अब जैसे देखिए, कृषि के लिए पहले क्या हुआ कि बहुत सारे मजदूर लगाते थे, लेकिन अब मशीन आ गया। तो मशीन आ गया तो क्या हुआ कि अब लोगों की आवश्यकता कम पड़ गई गांव में। तो गांव में जो बेकार लोग हैं, मजदूर लोग, वो लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे शहर की ओर चले जा रहे हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है नगरीकरण का। अतः कृषि क्षेत्र से अलग हुई यह जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए नगरों की तरफ प्रवास करती है। और तीसरा इसी में कारण है कि यातायात के साधनों का विकास। एक ये भी मुख्य कारण है। नगरों के विकास का एक कारण है यातायात के साधनों का तीव्र गति से होने वाला विकास। जैसे गांव में क्या है, यातायात साधन थोड़े कम हैं और शहरों में थोड़ा ज़्यादा है। तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो गांव में हैं, जो गांव में लोग हैं वो व्यापार करना चाहते हैं, तो गांव में तो व्यापार नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं कि शहर में चले जाते हैं, क्योंकि शहर में यातायात सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती हैं। और शहर जो गांव में यातायात सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं, तो यहाँ से लोग शहरों में जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो यातायात साधनों के विकास होने के कारण भी नगर व्यापार केंद्र बन गए हैं। अतः नगरों में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए भी लोग गांवों से नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब अगला कारण है कि औद्योगिकरण। ठीक है, ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। औद्योगिकरण के साथ नगरों का विकास भी होता है। जिस स्थान पर लोगों की स्थापना होती है वहाँ पर यातायात साधन, व्यापार तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों का विकास होने लगता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक उद्योग बनाया किसी व्यापारी ने उद्योग लगाया। ठीक है, उद्योग लगाया तो क्या हुआ कि वहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता हुई। अब मजदूरों की आवश्यकता हुई तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ जाएंगे। लोग जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो भी काम इसमें कर रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वहाँ पर सुविधा, जैसे उद्योग बना तो यहाँ पर क्या हुआ, सड़क भी बन गया। ठीक है, सड़क बना और क्या हुआ कि यहाँ पर जो मजदूर जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसके अगल बगल बसना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इसके अगल बगल बसना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पर कमाई के अच्छे साधन हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं, अच्छी मजदूरी मिल रही है। तो अच्छी मजदूरी मिल रही है तो वो लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। ठीक है,
धीरे धीरे इसके अगल बगल सब आवास अपना बनाना, घर बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे और भी सुविधाएं हो जाएंगी, और भी लोग आएंगे, घर दो, जैसे कि जनसंख्या यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इस क्षेत्र का क्या हो गया, नगरीकरण हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र का नगरीकरण हो गया। अब चलिए अगला कारण हम लोग देख लेते हैं। अगला कारण है कि भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण है कि जैसे कि अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण भी नगरों के विकास का कारण होता है। जिन क्षेत्रों में भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो जाती है। यही कारण है कि लोग गांवों को छोड़कर नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि शहरों में होते हैं कि अनुकूल पर्यावरण होता है। ठीक है, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। चलिए अब अगला कारण देख लेते हैं। अगला कारण है कि सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। तो अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं जो नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है कि शिक्षा केंद्र। ठीक है, शिक्षा केंद्र, क्योंकि जब कोई नगर शिक्षा का केंद्र हो जाता है तो उसका विकास तेजी से होता है। जब किसी स्थान पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों, अन्य तकनीकी जो शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापना की जाती है तो वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय भी आकर बसने लगते हैं। इससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की इलाहाबाद है। ठीक है, एग्जाम्पल इलाहाबाद शहर को आप ले सकते हैं, जिसको शिक्षा का शहर कहा जाता है। तो इलाहाबाद शहर है, वहाँ पर कॉलेज बना तो वहाँ पर धीरे धीरे एडमिशन होने लगा, वहाँ पर स्टूडेंट लोग जाने लगे पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ कि जो लोग दूर दूर से वहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको वहाँ पर रहने के लिए चाहिए ना कमरा वगैरह, घर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि बिजनेसमैन लोग, जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि वहाँ उसके कॉलेज के अगल बगल, ठीक है, कॉलेज के अगल बगल अपना बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट को चाहिए, किस लिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो वो लोग क्या किए, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपना बिल्डिंग वहाँ पर बनाने लगे और उसे रेंट पर देने लगे। जैसे फ्लैट वगैरह बनाते हैं ना, तो वही बनाने लगे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे दुकानदार लोग भी जाने लगे वहाँ पर, धीरे धीरे बड़े बड़े शॉप खुलने लगे। क्योंकि जनसंख्या हमारे पर बढ़ने लगी, कोई कॉपी किताब का दुकान है, जो ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ने लगी। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई, वहाँ पर क्या हुआ, इस क्षेत्र का विकास हो गया, इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगी, सुविधाएं बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो हम इसे कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का नगरीकरण हुआ। ठीक है, यानी इलाहाबाद में नगरीकरण हुआ। यानी इलाहाबाद क्या है कि धीरे धीरे मतलब कि शहर से उसका नगरीकरण हुआ तो वो और भी विकसित शहर बन गया। अब चलिए अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है कि स्वास्थ्य व मनोरंजन के केंद्र से। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि नगरों में जो उपलब्ध अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मनोरंजन के आधुनिक साधन भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे प्रभावित होकर भी लोग जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन नगरों में प्रवास करने आते हैं। जैसे कि यहाँ पर गांव में क्या होती है कि हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। यहाँ पर जैसे 2-3 गांव में एक हॉस्पिटल होता है, ऐसे मिलाकर एक हॉस्पिटल है तो वो 2-3 गाँव के लिए है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर गांव में सुविधाओं की कमी होती है, प्राथमिक सेवाएं जो है उसकी कमी होती है और मनोरंजन की भी कमी होती है। तो कुछ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए नगरों में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी को बीमारी ही हो गया कोई, ठीक है, गांव में कोई बीमारी ही हो गया, तो लोग क्या करेंगे
कि शहरों में ही इलाज कराने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं गाँव में, तो शहरों में इलाज कराने जाते हैं। तो कुछ लोग इस को देख रहना स्टार्ट करते हैं कि अब चलो हम लोग शहर में ही है, सब कुछ है तो अब वहीं रहेंगे, तो इसलिए भी लोग वहाँ पर चले जाते हैं, शहरों में धीरे धीरे चले जाते हैं। अच्छा, अब एक और कारण है कि धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र। तो भारत में अनेक नगरों का विकास इसलिए हुआ है क्योंकि वे धार्मिक केंद्र रहे हैं तथा वहाँ धार्मिक मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। जैसे कि आप बनारस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, काशी, प्रयागराज, मथुरा, हरिद्वार। तो ये सब जो शहर हैं वो क्या है कि धार्मिक है, मतलब वहाँ पर मंदिर ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोग धर्म मतलब धार्मिक आस्था से जा रहे हैं वहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ रही है और वहाँ पर सुविधाएं भी बढ़ रही है, तो इसलिए वहाँ भी नगरीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब चलिए आगे भी और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक केंद्र। तो ऐतिहासिक केंद्र जो है, जैसे कि दिल्ली या आगरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दिल्ली में क्या है, लाल किला है, आगरा में क्या है, ताजमहल है। तो ये सब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन सब को देखने के लिए वहाँ पर क्या है, पर्यटक लोग जाते हैं देखने के लिए, घूमने वाले लोग जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। तो क्या है कि वहाँ की जो है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, वहाँ पर लोग धीरे धीरे रहना भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही है। तो सुविधाएं बढ़ रही है तो लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं, रहना स्टार्ट कर रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या जब बढ़ रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, एक ये भी कारण है, ऐतिहासिक केंद्र। अब अगला कारण है कि राजनैतिक कारण। ठीक है, राजनैतिक कारण। तो राजनीतिक कारण है कि जैसे कई नगर हैं तो वहाँ पर क्या है कि सुरक्षा, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सुरक्षा, अब ये कैसे कारण हो सकता है, तो गांवों की अपेक्षा नगरों में जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा अधिक होती है। इस सुरक्षा की भावना से लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर आप शहर में होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि जो है पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग चलती रहती है 24 घंटा हर सड़क पर, रोड पर। तो वहाँ पर सुरक्षा लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है, गाँव से ज़्यादा होता है। और भी चीज़ें हैं, संपत्ति की सुरक्षा भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ गांव में मतलब कि जैसे लुटेरे वगैरह ही आ गए तो क्या हुआ कि यहाँ पर सुरक्षा कम है, पुलिस वगैरह भी कम होते हैं। तो इस चीज़ों को भी, मतलब इन सब चीज़ों को भी देखते हुए लोग क्या है कि नगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, मतलब ये सोचकर कि वहाँ पर हमारे जो है संपत्ति की सुरक्षा, मतलब सुरक्षित रहेगा हमारी संपत्ति, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तो इस तरह से वहाँ पर लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अच्छा, एक और कारण है कि प्रशासनिक केंद्र। तो बहुत ऐसे नगर हैं जिनका विकास इसलिए तेजी से हुआ है क्योंकि वे प्रांतों तथा देश की राजधानी के रूप में रहे हैं। जैसे कि दिल्ली को आके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दिल्ली क्या है, वहाँ पर राजधानी है और ऐतिहासिक केंद्र भी है, दोनों है। तो इसलिए वहाँ पर लोग क्या है कि तेजी से वहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ पर धीरे धीरे रहने लग रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रहा है और नगरीकरण हो रहा है। अगला कारण है कि राजनीतिक नीति व सहायता। जैसे कि सरकारी नीति और सहायता भी नगरों के विकास का एक कारण रही है। उदाहरण जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सेवाएं आती हैं, स्कीम्स आते हैं सरकार के द्वारा, कोई भी योजना आती है, तो योजनाएं जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत ही कम योजनाएं हैं जो गांव में पहुंचती हैं। अभी तक तो मतलब कुछ गांव ऐसे हैं जो धीरे धीरे विकसित हुए हैं, लेकिन अभी कुछ गांव ऐसे हैं, अधिकतर गांव ऐसे हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हैं। वहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं वो सब पहुँच ही नहीं पा रहे हैं।
तो जो लोग वहाँ पर हैं जानते हैं कि हमें योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे शहर की ओर जाएंगे, धीरे धीरे शहरों में रहने लगेंगे कि वहाँ पर योजनाएं मिलेंगी, सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं वो सभी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो यह भी बहुत ही आकर्षित कर रहा है लोगों को। अब देखिए अगला कारण एक और है कि मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण। तो नगरों में विकास के लिए मनोवैज्ञानिक कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगा रहा है। जैसे कि लोगों का माइंडसेट ही एक बना लेते हैं लोग कि हाँ हमें शहर में ही रहना है। तो किसी नगर में अगर अपना मकान हो तो समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए भी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास को बढ़ावा मिला है। जैसे किसी का घर है शहर में तो उसको भी काफ़ी इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है समाज में, तो इसलिए लोग इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान कमाने के लिए भी शहर में जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नगरीकरण के प्रभाव क्या हैं। ठीक है, नगरीकरण के प्रभाव। तो नगरीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सकारात्मक प्रभाव को जानेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव की। तो नगरीकरण के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही प्रभाव को देखेंगे, कुछ मुख्य प्रभाव जो हैं उनको हम लोग देखेंगे, कुछ प्रमुख प्रभाव को देखेंगे। तो जो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि आर्थिक विकास का सूचक। ठीक है, तो नगरीकरण को आर्थिक विकास का सूचक भी समझा जाता है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि नगरों में काफ़ी अच्छी कमाई होती है, जो लोग नगरों में जाते हैं वो आर्थिक जो है आर्थिक की दृष्टि से मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि लोग वहाँ पर गांव में जो है कम कमाई होती है तो कुछ लोग शहरों में जाकर धीरे धीरे अमीर होने लगते हैं। तो एक ये भी देखा जाता है कि हाँ शहर में हम जाएंगे तो धीरे धीरे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम मिलेगा, तो धीरे धीरे हम लोग आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाएगी। तो इस दृष्टि से भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये काफ़ी कि जो है महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव है कि वहाँ पर लोग क्या है कि धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता देश के औद्योगिक पिछड़ेपन को प्रदर्शित करती है तथा इसके संकेत यह मिलता है कि देश में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार है। एक ये भी देखने को मिला है कि जैसे लोग सब शहरों में चले जा रहे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। अब शहरों में तो खेती नहीं होती है, तो खेती जब नहीं होती है वहाँ पर तो लोग क्या है अनाज को खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ को खरीदते हैं। तो लोग आता कहाँ से है वो खाद्य पदार्थ? गांव से आता है। तो गांव से जो आता है खाद्य पदार्थ तो वो उसको उगाते कौन है? कृषि लोग उगाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, गांव में कृषि की जनसंख्या कम पड़ जा रही है। कृषक जो हैं उनकी जनसंख्या कम पड़ जा रही है, किसानों की जनसंख्या कम पड़ जा रही है। तो लोग क्या है धीरे धीरे शहर में बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और इधर से जो है किसान लोग कम होते जा रहे हैं। तो किसान लोगों पर अनाज उगाने का, कृषि का जो है भार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि रोजगार का विस्तार। एक ये भी सकारात्मक प्रभाव है कि रोजगार का है वो विस्तार हो रहा है। जैसे कि बेरोजगार लोग हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। जैसे कि नगर में नगरीय तथा औद्योगिकरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। नगरों में उद्योगों के विकास से वहाँ रोजगार का सृजन होता है और उद्योगों के विकास से क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन आता है। सहायक उद्योग धंधे विकसित होने लगते हैं जिससे श्रमिकों की मांग बढ़ती है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जैसे कि शहरों में उद्योग बना, मैंने जस्ट बताया है कि वहाँ पर धीरे धीरे मजदूर बढ़ते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर रोजगार बढ़ती है और कुछ लोग वहाँ पर और उद्योग लगा देते हैं तो और जो है रोजगार की वहाँ पर बढ़ता है। रोजगार जैसे बेरोजगार लोग जो होते हैं वो लोग वहाँ पर जाकर के रोजगार करते हैं। तो बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है।
अब चलिए अगला कारण हम लोग जानते हैं कि कृषि में सुधार संभव। तो जो है नगरीकरण से गांव में जनसंख्या के भार में काफ़ी जो है कमी आ जाती है। इससे भूमि का अपखंडन तथा विखंडन रुक जाता है। इस प्रकार कृषि में सुधार लाना संभव हो जाता है। जैसे कि गांव में अगर अधिक लोग रहेंगे तो क्या है कि वहाँ पर ज़मीन को बांटेंगे, बहुत सारे टुकड़ों में बांटेंगे और कृषि अलग अलग अपने तरीके से करेंगे। तो क्या होगा कि जो है उत्पाद है यानी फसल जो है कृषि, उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये एक मतलब कि सकारात्मक प्रभाव है कि वहाँ पर गांव में जनसंख्या की कमी हो रही है तो वहाँ पर क्या है कि भूमि का जो विखंडन है वो कम हो रहा है। और भूमि का विखंडन कम हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि कृषि जो है वो अच्छे तरह से लोग कर पा रहे हैं। किसान लोग कृषि को अच्छे तरह से कर पा रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है। अब चलिए अगला कारण है कि जनांकीय दृष्टिकोण से लाभ। तो नगरीकरण जनांकीय दृष्टिकोण से भी लाभप्रद होता है। नगरों में स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की सुचारू रूप से उपलब्धता के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी आती है और जीवित रहने की संभावना बलवती होती है, जिससे जीवन स्तर ऊपर उठता है। जैसे कि नगरों में मैंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है, वहाँ पर लोग जो है कि तुरंत उपचार वहाँ पर करवा सकते हैं। वहाँ पर जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर काफ़ी मतलब कि अच्छा एक दृष्टिकोण माना गया है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध होती हैं। तो जो है कि वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो ये एक भी प्रमुख कारण है। अब चलिए अगला कारण हम लोग देखते हैं। अगला कारण है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन। जैसे कुछ लोग गांव में क्या होता है नेगेटिव सोचते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो लोग अंधविश्वास को भी मानते हैं। तो ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका दृष्टिकोण परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, धीरे धीरे अंधविश्वास को नहीं मान रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो नगरीकरण से लोगों का दृष्टिकोण में ही परिवर्तन आता है। ऐसा माना जाता है कि गांव में लोग अशिक्षित, परंपरावादी, अंधविश्वासी होते हैं तथा प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करने में संकोच करते हैं। जबकि नगरों में लोग अधिक प्रगतिशील होते हैं, शिक्षित होते हैं, विवेकशील होते हैं, दूरदर्शी तथा जागरूक होते हैं। नगरीकरण से अंधविश्वास में कमी आती है तथा जाति प्रथा बंधन ढीले हो जाते हैं। जैसे गांव में भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जाति प्रथा को मानते हैं। गांव में जाति प्रथा बहुत ही अधिक है। तो शहरों में लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, जाति प्रथा नहीं होती है। वहाँ पर जाति प्रथा को लोग नहीं मानते हैं शहरों में। तो इस तरह से जाति प्रथा भी कम हो रही है धीरे धीरे। एक ये सकारात्मक प्रभाव है। और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो रहा है। अब चलिए अगला कारण देखते हैं। अन्य सकारात्मक प्रभाव भी कुछ हैं जो कि जैसे नगरीकरण में कुछ अन्य लाभ भी हो रहे हैं। जैसे आवागमन तथा संचार के साधनों का विकास होने लगता है और जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि होती है। भौतिकवादी विचारधारा विकसित होती है। प्रशासनिक एवं शिक्षण संस्थाओं का विकास होता है और चिकित्सालयों का भी विकास होता है जो हॉस्पिटल्स हैं। और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होती है तथा उत्पादन एवं उपभोग में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। जैसे कि जब तक कि उत्पादन और उपभोग में प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तब तक कि विकास नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल कि जैसे एक उद्योग है तो क्या हुआ कि उसने कुछ खाने वाले प्रोडक्ट्स को बनाए, ठीक है। जैसे कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो मान लीजिए कि बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो एक ही फैक्ट्री है, वहाँ पर एक ही कंपनी है, उद्योग है। तो क्या हुआ कि उस फैक्ट्री से मतलब कि जो औसतन उत्पाद है वो मतलब कम बन रहे हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही उससे। तो जो और बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने सोचा कि चलो एक उद्योग हम भी लगाते हैं बिस्किट का और हम उससे ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि
प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, तो इससे सुविधाएं भी ज़्यादा हो रही है। तो ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, मतलब कंपटीशन से एक ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है कि प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और देखिए, अब चलिए नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं हम लोग। नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो नगरीकरण से जहाँ तक लाभ होते हैं, जितना लाभ होता है उससे कुछ समस्याओं का भी जन्म होता है, मतलब कुछ समस्याएं भी उससे पैदा होती हैं। तो इससे उत्पन्न होने वाली, चलिए हम लोग प्रमुख समस्याओं के बारे में देख लेते हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव है। तो सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है कि कृषि एवं जो घरेलू उद्योग हैं उसका अवरुद्ध विकास। तो नगरीकरण के फलस्वरूप कृषि एवं जो घरेलू उद्योगों का विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि उपलब्ध पूंजी का जो अधिकांश भाग होता है वो बड़े भारी उद्योगों में चला जाता है, जिससे यहाँ पर पूंजी की कमी हो जाती है, संसाधनों की कमी होती है गांव में। तो इसलिए गांवों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी गांव में है जो कि रुई उत्पादन करता है, ठीक है, तो रुई उत्पादन करने वाला गांव है, तो वहाँ पर क्या है कि शहर से लोग आए, व्यापारी लोग, और उसको खरीद लिए और वहाँ पर अपने यहाँ ले गए। तो क्या हुआ, गांव में तो रुई की कमी हो गई, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर संसाधनों की कमी हो गई, तो यहाँ पर भी जो है प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे लोग, अधिक से लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और ये भी है कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है, तो इस संसाधनों की कमी से भी यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। और जो नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या। तो गांव से नगरों की तरफ जो तेजी से लोग जा रहे हैं उनमें भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर जो रोजगार खोजने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, यानी शहरों में रोजगार की जो खोजने वाले लोग हैं, बेरोजगारी लोग, उनकी संख्या, जो जनसंख्या है, काफ़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार के अवसर में जो है कम वृद्धि हो रही है। एक ये भी है, जैसे उद्योग पहले से ही एक है, उसमें लोग मजदूर काम कर रहे हैं, और क्या है कि एक गांव से क्या हुआ कि लोग और गए वहाँ पर शहरों में, तो अब जाते ही तुरंत तो रोज़गार नहीं मिलेगा ना, तो रोज़गार नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो वो लोग क्या हैं, बेरोज़गार हैं, वो लोग को कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग मतलब कि इस तरह से वहाँ पर बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब चलिए अगला नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं कि आवास की समस्या। आवास की समस्या, तो देखिए जो लोग गांव से शहर में जा रहे हैं, अब ऐसा थोड़े वो डायरेक्ट वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे अच्छे से। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आवास की भी समस्या हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि झोपड़ी वगैरह बना करके रह रहे हैं वहाँ पर। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गंदी बस्तियाँ हैं उनका संख्या जो है, गंदी बस्तियों की संख्या है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से अब जो गांव से लोग गए शहर में, तो वो लोग डायरेक्ट तो वहाँ पर अमीर नहीं बन जाएंगे, वहाँ पर उनको रोज़गार डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा तुरंत। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि रहने के लिए वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों का वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि गंदी बस्तियाँ भी जो है, गंदी बस्तियाँ, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगला नकारात्मक प्रभाव है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो नगरीकरण जो है, नगरों में जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, जिससे मोटर वाहन, यातायात, यांत्रिक जो है, ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वो सभी धीरे धीरे उसकी जो है उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं। तो ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वाहनों से प्रदूषण निकल रहा है, रेडिएशन मोबाइल वगैरह से निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रदूषित कर रही हैं पर्यावरण को। तो ये काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगला नकारात्मक प्रभाव है कि अपराध में प्रवृत्ति, ठीक है, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि। तो नगरों में आबादी जब बढ़ने लग रही है तो उसके साथ साथ अपराध भी बढ़ते जा रहा है, जिससे
चारों ओर अशांति का वातावरण फैल गया है। अतः बढ़ते हुए अपराधों के कारण एक गंभीर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे नगरों में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जा रही है, वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो जो बेरोज़गार लोग हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, अपराध धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर शहरों में अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अब एक अगला और है नकारात्मक प्रभाव कि लोगों में अलगाव की भावना का उदय। तो गांव से जब लोग नगरों की ओर देशांतरण होता है लोगों का, तो देशांतरित जो व्यक्ति होता है, जो लोग वहां पर जाता है, वो अपना अलग अलग समाज बना लेते हैं, जिससे समाज के अंदर एक और समाज का निर्माण हो जाता है। इससे लोगों में अलगाव की भावना मैंने जो पनपने लगती है। जैसे कि मान लीजिए कोई जो लोग कुछ लोग हैं तमिलनाडु से लोग गए दूसरे शहर में, ठीक है, मान लीजिए कि लखनऊ में गए तमिलनाडु से लोग, तो कुछ लोग गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग अपना अलग रहने लगे, अलग नियम कानून बनाने लगे, अलग तरीके से रहने लगे, अलग त्यौहार मनाने लगे अपना, मतलब तमिलनाडु के जैसे ही वहाँ पर धीरे धीरे अपना जो है व्यवहार वगैरह बनाने लगे। और मान लीजिए महाराष्ट्र से लोग गए, तो महाराष्ट्र से लोग गए तो वहाँ पर क्या हुआ, लखनऊ में गए तो वो लोग अपना अलग समाज बनाने लगे, अपना अलग नियम कानून बनाने लगे। तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे समाज बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे समाज में अलगावपन आता जा रहा है। तो इस तरह से ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। एक और नकारात्मक प्रभाव है जो कि अंतिम है, आर्थिक विषमता की समस्या। नगरीकरण ने आर्थिक विषमता को भी जन्म दिया है। धनी लोग अधिक धनी तथा निर्धन लोग अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों वर्गों में दूरी बढ़ती जा रही है, जो वर्ग संघर्ष का कारण बन सकती है। एक ये भी चीज़ें हैं कि मान लीजिए कि जैसे अमीर लोग हैं, ये अमीर लोग हैं मान लीजिए, तो अमीर लोगों की संख्या कम है, लेकिन वो लोग क्या है, ज़्यादा अमीर हैं। और एक ये संख्या है जो गरीब है, ठीक है, इनसे काफ़ी गरीब है, यानी जो है कि 5% लोग अमीर हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, और 95% लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इनमें दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा है कि इन दोनों में संघर्ष यानी युद्ध का जो है, लड़ाई झगड़े का जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इससे ये भी काफ़ी मतलब नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतना लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा जो नगरीकरण को जानना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।